ट्रेन सुरंग से एक अजीब और अस्थिर करने वाली आवाज तेज होती जा रही थी और ये सेबेस्टियन के आसपास की चीजों को भी प्रभावित करने लगी। भीड़ में खड़ा एक आदमी कुछ गड़बड़ महसूस करता है। वो वहाँ से निकलने का सोचता है, लेकिन थोड़ी देर कर देता है। जो लोग सुरंग के पास थे वे उस डरावनी आवाज से प्रभावित हो जाते हैं। उनकी आंखों का रंग बदलने लगता है और वे पटरियों की ओर खुद को फेंकने लगते हैं। जैसे ही ट्रेन पास आती है वे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे उस आवाज ने उन्हें सम्मोहित कर लिया हो। इस अराजकता में सेबेस्टियन भी लगभग पटरियों पर गिर जाता है, लेकिन किसी तरह संतुलन बनाए रखता है और दुर्घटना से बाल बाल बच जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसकी पत्नी का कॉल आता है, जो उससे तुरंत घर लौटने और उनकी बेटी अना को स्कूल से लेने के लिए कहती है, क्योंकि स्थिति बिगड़ती जा रही थी। ऑफिस लौटे ही सेबेस्टियन अपने सहकर्मियों को अपनी आंखों के सामने आत्महत्या करते देखता है। डर से भरकर वो भागता है। बाहर निकलते ही एक आदमी ऊपर से गिरकर सीधा उसकी कार पर आकर गिरता है, जिससे कार पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। पूरा शहर तबाही में डूब चुका था। लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। गाड़ियां नियंत्रण से बाहर थी। जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही थी। किसी तरह सेबेस्टियन भाग निकलता है और अना के स्कूल की ओर दौड़ता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि स्कूल के सारे कर्मचारी मारे जा चुके हैं। इमारत खंडहर में बदल चुकी है और क्लासरूम में आग लगी हुई है। बच्चे डर से जम चुके थे। सेबेस्टियन अन्ना को पकड़कर उसे ढाल की तरह अपने सीने से चिपकाता है और तबाही से होकर बाहर निकलता है। रास्ते में वे चर्च के पास से गुजरते हैं, जहाँ एक पादरी उन्हें रोकता है। वो सेबेस्टियन से कहता है कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की देन है, एक चमत्कार। लेकिन सेबेस्टियन को चमत्कारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहता था। वो कुछ कहे बिना आगे बढ़ जाता है। बाहर आते ही उसे अपनी पत्नी दिखती है, लेकिन उनकी मुलाकात के कुछ ही पल बाद एक तेज रफ्तार कार आकर उसकी पत्नी को टक्कर मारती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। 9 महीने बाद सेबेस्टियन और अन्ना एक सुनसान स्केटबोर्ड स्टेडियम में समय बिता रहे होते हैं। तभी अचानक एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वे भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना अंधे लुटेरों के एक समूह। वे उसे एक गुप्त ठिकाने पर ले जाते हैं, जहाँ कई जीवित बचे हुए लोग छिपे हुए हैं। वहाँ मार्शियल नामक एक व्यक्ति उसकी चोट देखता है और उसे डॉक्टर लिलियाना के पास भेजता है। लिलियाना उसकी मरहम पट्टी करती है और पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी। सेबेस्टियन कहता है कि कुछ बदमाशों से झगड़ा हो गया था। बाद में वो खाना खाता है और सभी जीवित लोग आग के आसपास इकट्ठा होते हैं। एक अंधा व्यक्ति अपनी कहानी साझा करता है। वो बताता है कि एलियन ने उसे लगभग पकड़ लिया था, लेकिन उसने खुद को चाकू से अंधा कर लिया और किसी तरह बच निकला। वो ये भी बताता है कि एलियन अपने शिकार के माथे पर एक अजीब आंख की आकृति से निशान छोड़ते हैं। जब सभी लोग एक बस में सो रहे होते हैं, तब सेबेस्टियन अचानक बस चालू कर देता है। लिलियाना पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन सेबेस्टियन ठंडे स्वर में कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और तेजी से बस चलाने लगता है। बाकी लोग जाग जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टीयरिंग पकड़कर बस को और तेज चलाता है। वो ठिकाने को रौंदते हुए सब कुछ नष्ट कर देता है। अंततः बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और पलट जाती है। सभी घायल हो जाते हैं। उसी समय एलियन वहाँ पहुँचते हैं। बुरी तरह घायल मार्शियल बस से बाहर आता है और गलती से एलियन की ओर देख लेता है। वो तुरंत पास के शार्प मेटल से खुद की लिलियाना भी कांपती हुई बाहर निकलती है, लेकिन अपनी आंखें बंद रखती है। सेबेस्टियन शांत स्वर में उससे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है और जबरदस्ती अपनी उंगलियों से उसकी आंखें खोल देता है। वो एलियंस की एक झलक देखता है और उसी पल मर जाता है। एक और आदमी भी एलियंस को देख लेता है और गुस्से में अपनी जलती हुई सिगरेट बस से रिश्ते पेट्रोल में फेंक देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और चारों ओर आग लग जाती है। सेबेस्टियन देखता है कि पीड़ितों के शरीरों से निकलती सुनहरी रोशनी आत्माओं की है। उसी समय ये खुलासा होता है कि आना केवल उसकी कल्पना है। आना उसकी तारीफ करती है, उसे उद्धारकर्ता कहती है और कहती है कि उसने सही किया, क्योंकि अब सभी आत्माएं एक बेहतर स्थान पर जाएंगी। सेबेस्टियन एक अंधेरे गलियारे से गुजरता है और दीवार पर सूली पर चढ़ाए कई लोगों को देखता है। उनके हाथ बंधे हुए हैं और ज्यादातर लोग मर चुके हैं, लेकिन एक आदमी अभी तक जिंदा है। अपनी अंतिम सांसों में वो आदमी फुसफुसाता है कि ये प्राणी दूसरे गैलेक्सी से आए राक्षस हैं और वे सबको मार डालेंगे, लेकिन सेबेस्टियन भाव शून्य रहता है और शांत स्वर में कहता है कि ये फरिश्ते हैं। वो उस मरते आदमी की आंखें बंद कर देता है और अपनी कल्पना में देखता है कि उसकी आत्मा आकाश की ओर उड़ रही है। कुछ ही समय बाद सेबेस्टियन अपने अगले शिकार की तलाश में निकलता है। वो देखता है कि एक औरत जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है एक फार्मेसी में जा रही है। वो उसके कदमों की आहट सुनती है और रुककर पूछती है कि वो कौन है। वो खुद को क्लेयर बताती है। सेबेस्टियन अपनी पुरानी कहानी दोहराता है कि वो कई दिनों से भूखा है, लेकिन उसके पास एक काम करने वाले जनरेटर की जानकारी है। जल्द ही क्लेयर के 2 साथी राफा और ऑक्टावियो अपने 2 कुत्तों के साथ वहाँ आ जाते हैं। वे संदेह करते हैं और कहते हैं कि किसी अजनबी को साथ ले जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन क्लेयर सेबेस्टियन के जनरेटर की बात से प्रभावित होती है और कहती है कि वो उपयोगी हो सकता है। तभी एलियंस की मौजूदगी महसूस होती है और उनके पास बहस का समय नहीं रहता। वे सेबेस्टियन को साथ लेकर अपने सुरक्षित न्यूक्लियर बंकर की ओर भागते हैं। बंकर के अंदर सेबेस्टियन का बाकियों से परिचय होता है। उनमें एक छोटी जर्मन लड़की सोफिया और एक बुजुर्ग जोड़ा इसाबेल और रोबर्टो भी है। क्लेयर सोफिया को बाहर से लाया गया एक चॉकलेट का टुकड़ा देती है, जिससे वो खुश हो जाती है। राफा और ऑक्टावियो सेबेस्टियन को एक ओर ले जाकर जनरेटर के बारे में और जानकारी मांगते हैं। सेबेस्टियन के दिमाग में आना उसे सच न बताने और झूठ चेतावनी देती है और जल्दी से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलने की सलाह देती है। वो उसकी बात मानता है और
स्वीकार करता है कि उसने जनरेटर की कहानी बनाई थी। ये सुनकर राफा और ओक्टावियो क्रोधित हो जाते हैं और उसे बंकर से बाहर फेंकने की तैयारी करते हैं। लेकिन ठीक उसी समय सोफिया बीच में हस्तक्षेप करती है और जर्मन में कुछ कहती है। बाकी कोई उसकी बात नहीं समझता, लेकिन सेबेस्टियन अनुवाद करता है कि उसने कहा है कि उसे बाहर न फेंका जाए। ये बात सभी को चौंका देती है, क्योंकि अब तक कोई भी ना तो सोफिया की भाषा समझ पाया था और ना ही ये जानता था कि वो आई कहाँ से है। आभार और जिज्ञासा से प्रेरित होकर समूह तय करता है कि सेबेस्टियन को बाहर न निकाला जाए, बल्कि उसे सोफिया की उत्पत्ति के बारे में पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसके बाद सोफिया सेबेस्टियन को अपनी कहानी बताना शुरू करती है और वो बाकी सबके लिए उसका अनुवाद करता है। सोफिया बताती है कि वो अपनी माँ के साथ एक रैंप पर ऊपर जा रही थी जब उन्होंने अचानक लोगों की चीखें सुनी। लोग घबरा गए, धक्कामुक्की होने लगी और डर के कारण कई लोगों ने नदी में कूदकर जान दे दी। किसी तरह वो और उसकी माँ एक वैन में छिपने में कामयाब हो गए। वहीं वैन में उन्होंने रेडियो पर एक प्रसारण सुना जिसमें पहाड़ों में एक सुरक्षित स्थान की बात कही गई थी। ये सुनकर समूह उससे पूछता है कि वो स्थान कहाँ है। सोफिया को स्थान का सही नाम नहीं पता, इसलिए वो दीवार पर एक टुकड़ा चौक से एक महल का चित्र बनाती है जो पहाड़ की चोटी पर स्थित है। क्लेयर सुझाव देती है कि ये शायद मॉन्जुई कासल हो सकता है। सोफिया अपनी कहानी आगे बढ़ाती है कि कैसे वो और उसकी माँ ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और वैन से बाहर निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में गिर जाने से वो अपनी माँ से बिछड़ गई और फिर कभी उसे नहीं देख पाई। ये बताते हुए वो भावुक हो जाती है और रोने लगती है। क्लेयर उसे दिलासा देती है और बाकी लोगों को बताती है कि उसने सोफिया को वहीं पाया था और उसे अपने साथ रखा। समूह ये बहस करने लगा है कि क्या उन्हें महल की ओर जाना चाहिए। सेबेस्टियन तर्क देता है कि ये कोशिश करने लायक है और शायद वहाँ अन्य बचे हुए लोग हो या सोफिया की माँ। वो ये भी कहता है कि वे इस बंकर में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। रॉबर्टो इसका विरोध कर क्लेयर उसे सामना करने को कहती है और अपना अनुभव साझा करती है, कैसे उसने भी अपने मृत भाई की आवाज सुनी थी, लेकिन समय रहते समझ गई कि वो असली नहीं थी। क्लेयर के पीछे अन्ना का भ्रम फिर से सेबेस्टियन को बहकाने की कोशिश करता है, उसे क्लेयर पर विश्वास न करने के लिए उकसाता है। सेबेस्टियन स्पष्ट रूप से मानसिक द्वंद में होता है। वो लगभग क्लेयर की बात मानने ही वाला होता है, तभी रोबर्टो की जोरदार चीख उस पल को चीर देती है। रोबर्टो का संक्रमण तेजी से फैल चुका होता है। क्लेयर तुरंत कहती है कि उन्हें एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। वो सेबेस्टियन और ओक्टावियो आंखों पर पट्टियां बांधकर दवाइयों की खोज में बाहर निकलते हैं। क्लेयर एक बाथरूम में जाती है जहाँ कई दवा कैबिनेट होते हैं, जबकि सेबेस्टियन और ओक्टावियो एक और कमरे की तलाशी लेते हैं। ओक्टावियो को दवाइयाँ नहीं मिलती, लेकिन कुछ खाने पीने का सामान जरूर मिल जाता है। वो सेबेस्टियन को पुकारता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। उधर एन्ना फिर से सेबेस्टियन के मन में फुसफुसा रही होती है। ध्यान भटकने पर सेबेस्टियन जवाब देता है कि सारी खिड़कियां बंद है और लौटना सुरक्षित है। लेकिन जब ओक्टावियो कमरे में आता है तो देखता है कि खिड़की पूरी खुली हुई है। वो एक पल के लिए पट्टी हटाता है और एलियंस को देख लेता है। तुरंत उनके प्रभाव में आकर वो पागल हो जाता है और पेट में चाकू घोंपकर खुद को मार डालता है। सेबेस्टियन ये सब देखता है, भयभीत और टूट चुका होता है। बाकियों के विपरीत उसे ओक्टावियो की आत्मा शरीर से निकलती नहीं दिखती। वो गहरे अपराध बोध से भर जाता है। क्लेयर शोर सुनकर दौड़ती हुई आती है और जल्दी सेबेस्टियन से कहती है कि अब चलना होगा। एन्ना की आवाज अब भी सेबेस्टियन को क्लेयर की पट्टी हटाने के लिए उकसा रही होती है, लेकिन क्लेयर उसे खींच ले जाती है। वे इजाबेल और रोबर्टो के पास लौटे हैं। इजाबेल पूछती है कि ओक्टावियो कहाँ है। क्लेयर रोते हुए बताती है कि वो नहीं बचा। वो एंटीबायोटिक दवाएं इजाबेल को रोबर्टो के इलाज के लिए सौंप देती है। इजाबेल फिर पूछती है कि सेबेस्टियन सबसे अलग बैठा क्यों है। क्लेयर बताती है कि वो बहुत टूट चुका है और उसे लगता है कि शायद ओक्टावियो की मौत उसी की गलती है, क्योंकि उसने खिड़की खुली छोड़ दी थी। सेबेस्टियन अपराध बोध से जूझ रहा होता है। सोफिया को एक लॉकेट देता है, वही जो उसने अन्ना को जन्मदिन पर दिया था। अन्ना की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, तुमने मेरा लॉकेट किसी और को दे दिया। क्लेयर वहाँ आती है और पूछती है अन्ना कौन है, तुम्हारी बेटी या पत्नी। वो उससे कहती है कि वो एक मनोचिकित्सक है और उसकी मदद करना चाहती है। वो समझाती है कि जो कुछ भी वो अनुभव कर रहा है वो एलियन द्वारा की जा रही मानसिक छेड़छाड़ है, जानते हुए भी कि ये कितना खतरनाक है। उसी समय पादरी अपने अनुयायियों के साथ पहुंचता है। जैसे ही वे कार के पास पहुंचते हैं वो एक जबरदस्त विस्फोट में उड़ जाती है। आग और धुएं का गुबार चारों ओर फैल जाता है और उनका रास्ता बंद हो जाता है। पादरी क्रोधित तो होता है लेकिन हार नहीं मानता। वो सेबेस्टियन को पुकारता है और कहता है कि उसे परग्रही शक्तियों द्वारा एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया है। वो सेबेस्टियन से आत्मसमर्पण करने और उनके दिव्य मिशन में शामिल होने की अपील करता है, लेकिन सेबेस्टियन अडिग रहता है। वो साफ कहता है कि वो उन जीवों का गुलाम नहीं है और कभी नहीं बनेगा। वो अपने हाथ में एक लोहे की छड़ उठाता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। उसकी आंखों में विद्रोह की चमक है और वो घोषणा करता है कि वो उनके झूठे भगवान में विश्वास नहीं करता। इधर क्लेयर चेयर लिफ्ट टावर के शीर्ष पर पहुंच जाती है और लिफ्ट चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बिजली की आपूर्ति बंद है और लिफ्ट काम नहीं कर रही। तभी उसे एक नया विचार आता है। वो पास में एक बड़ी घंटी देखती है और उसे जोर जोर से बजाने लगती है ताकि एलियंस का ध्यान आकर्षित हो। घंटी की आवाज एलियनों तक पहुंचती है और वे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। एलियनों की ऊर्जा चेयर लिफ्ट को सक्रिय कर देती है। उसी समय सेबेस्टियन का मन एलियन प्रभाव से ग्रसित होने लगता है। एक आंतरिक आवाज उसे समझाने की कोशिश करती है कि पादरी उन्हें मुक्त करने आया है। वो कार की जलती आग को देखता है और उसमें अन्ना की छवि नजर आती है जो पूरी तरह से आग में समा
चुकी होती है। ये दृश्य लगभग उसकी इच्छा शक्ति तोड़ देता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। एलियंस क्लेयर और सोफिया पर मानसिक हमला करते हैं, उनके मन को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं। क्लेयर को फिर से अपने वृद्ध भाई की आवाज सुनाई देने लगती है। सेबेस्टियन अन्ना की जलती हुई छवि से जूझता है, लेकिन अपने मन को केंद्रित करता है। वो खुद से कहता है कि ये अन्ना नहीं हो सकती, वो पहले ही जा चुकी है। नई ऊर्जा के साथ वो लोहे की छड़ को पादरी के पेट में पूरी ताकत से मारता है। उधर सोफिया लिफ्ट टावर के किनारे से गिरने ही वाली होती है, लेकिन क्लेयर समय रहते उसे पकड़ लेती है। फिर क्लेयर चेयर लिफ्ट पर ध्यान केंद्रित करती है। वो उसके दरवाजों के खुलने और बंद होने की गति को ध्यान से देखती है और उसे एहसास होता है कि पूरा चक्र ठीक 4 सेकंड में पूरा होता है। इस जानकारी के साथ वो योजना बनाती है कि जैसे ही दरवाजे बंद होने लगे वो छलांग लगाएगी। उधर पादरी सेबेस्टियन पर हमला कर देता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। सेबेस्टियन के शरीर से खून बहने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। पादरी उसका उपहास करता है और कहता है कि वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन सेबेस्टियन जवाब देता है कि शायद वो ना बचे, लेकिन क्लेयर और सोफिया जरूर बचेंगी। वो अपनी मृत बेटी के लिए ये बलिदान दे रहा है। इस बीच एलियनों का मानसिक हमला क्लेयर के मन पर जारी रहता है, लेकिन वो अपने होश संभालने की पूरी कोशिश करती है। वो अपने दिमाग में सेकंड गिनती है और जैसे ही सही समय आता है वो छलांग लगाकर चेयर लिफ्ट पर चढ़ जाती है। सोफिया को भी साथ ले जाती है। दोनों सुरक्षित लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। क्लेयर मन ही मन सेबेस्टियन का शुक्रिया अदा करती है। उधर सेबेस्टियन अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। जैसे जैसे उसकी चेतना खत्म होती है, अन्ना उसकी आंखों के सामने प्रकट होती है और उसे गले लगाकर सांत्वना देती है। वो उसे थामे रहती है जब तक कि सेबेस्टियन शांतिपूर्वक दुनिया को अलविदा कह देता है। क्लेयर और सोफिया आखिरकार महल की सुरक्षित सीमा में पहुंच जाती हैं। वहाँ कुछ सैनिक उन्हें पूछताछ के लिए ले जाते हैं। ये सुविधा बहुत विशाल है और वहाँ शहर के कई बचे हुए लोग काम कर रहे हैं। तभी सोफिया की माँ उसे देखती है और माँ बेटी का अत्यंत भावुक पुनर्मिलन होता है। सोफिया की माँ क्लेयर को धन्यवाद देती है कि वो उसकी बेटी को सुरक्षित यहाँ तक ले आई। बाद में सैनिक क्लेयर को पूछताछ के लिए ले जाते हैं। एक चिकित्सा अधिकारी उसकी आंखों की जांच करता है, ये देखने के लिए कि क्या वो एलियनों के संपर्क में आई है। क्लेयर समझाती है कि वो एलियनों के पक्ष में नहीं थी, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी मदद की ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके। वो बताती है कि बहुत से और लोगों को अब भी मदद की जरूरत है। फिर अधिकारी क्लेयर को एक इंजेक्शन देता है। क्लेयर पूछती है कि ये क्यों जरूरी है। अधिकारी बताता है कि ये एक रासायनिक मार्कर है जिसे उसके डीएनए में किसी भी एपिजेनेटिक बदलाव का पता लगा। ये बदलाव तनाव और पीड़ा के कारण होते हैं और ये लोगों को सीयर में बदल देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो एलियनों को देख सकते हैं बिना मरे, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं के नियंत्रण में आ जाते हैं। क्लेयर समझने लगती है कि शायद सेबेस्टियन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने मरी तो संभव है कि उसके डीएनए में बदलाव आ गया हो, जिससे वो एलियनों को देख पाने में सक्षम हो गया बिना मरे। यही वजह हो सकती है कि एलियनों ने उसे अपना एक सीयर बना लिया। इसके बाद अधिकारी बताता है कि अगर क्लेयर वास्तव में एक सीयर बन गई है तो उसके खून का उपयोग एक वैक्सीन बनाने के लिए किया जा सकता है। उधर एक प्रयोगशाला में 2 फौजी वैज्ञानिक एक पकड़े गए सीयर के खून से वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे इस वैक्सीन को चूहों पर परख रहे हैं और अब तक वे चूहों को एलियन की परछाई दिखाने के बाद 48 सेकंड तक जीवित रखने में सफल हुए हैं। हालांकि अब उन्होंने एक नया सीयर कंपाउंड विकसित किया है जिससे उन्हें उम्मीद है कि चूहों का जीवन काल 1 मिनट तक बढ़ सकता है। वे इस नए कंपाउंड को चूहों पर लगाते हैं और परीक्षण करते हैं, लेकिन प्रयोग एक बार फिर विफल हो जाता है और चूहे जल्दी ही मर जाते हैं। इसी बीच वो सीयर लगातार चिल्लाता रहता है, बेहद व्याकुल होकर, मुझे एलियनों को देखना है।